तो भाई लोग इस वीडियो के अंदर हम लोगों को शुरू के टेम्पर के साथ साथ बीस्ट गॉड के पास्ट के बारे में भी जानने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि सिया, फैन और जिन पिंगर फाइनली केव के अंदर आ चुके थे, तो दूसरी तरफ लूसविकी वगैरह ब्लैक फॉरेस्ट को क्रॉस कर चुके थे, जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें किन यून सेक्ट के टोंग तियान पीक पर क्रिस्टल हॉल को दिखाया जाता है, जिसका माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ आमतौर पर पूरा हॉल शांत और मजेस्टिक रहता था, वहाँ आज अंदर बाहर लगातार कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि कोई टोंग तियान पीक की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो वही टोंग तियान पीक के सबसे सीनियर डिसाइपल सिया यिकाई को खबर मिलती है और वो कुछ जूनियर डिसाइपल्स के साथ तुरंत क्रिस्टल हॉल में पहुंचता है। लेकिन हॉल में आते ही वो सीरियस होकर पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, कौन इतना डेयरिंग है जो यहाँ इतना शोर कर रहा है। जो सुनकर एंट्रेंस पर खड़े कुछ डिसाइपल्स जल्दी से उसके पास आते हैं और बताते हैं कि सीनियर ब्रदर बिग बैम्बू वैली की टीचर सु यहाँ आई है। जो सुनकर सिया यिकाई हैरान होकर पूछता है कि टीचर सुरु। जो सुनकर सभी डिसाइपल्स सिर हिलाते हैं। तो वही सिया यिकाई कुछ और पूछ पाता। उससे पहले ही बाहर का शोर अचानक बहुत तेज हो जाता है और एक आवाज पूरे एरिया में सुनाई देती है। जो सुनकर सिया यिकाई का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वो एंट्रेंस की तरफ दौड़ते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं है। जूनियर ब्रदर का जूनियर ब्रदर यू, तुम दोनों तुरंत बैकयार्ड जाओ और वहां मौजूद टीचर अंकल्स को बुलाकर लाओ। उनसे कहो कि टीचर सु को समझाए, हम जूनियर्स हैं, इसलिए इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए जल्दी जाओ। जो सुनकर दोनों डिसाइपल्स तुरंत पीछे की तरफ भाग जाते हैं। तो वही सिया यिकाई जैसे ही एंट्रेंस के पास पहुंचता है तो विसल की आवाज और भी तेज और शार्प हो जाती है, जो देखकर उसका चेहरा तक सफेद पड़ जाता है और वो कहता है कि टीचर सु पहले बात करके मामला सुलझा लेते हैं, कृपया। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर से कई लोगों के गिरने की आवाज आती है और देखते ही देखते कुछ डिसाइपल्स क्रिस्टल हॉल के अंदर आकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, जो देखकर पूरा हॉल हंगामे से भर जाता है। लेकिन तभी एक कोल्ड आवाज सुनाई देती है और एंट्रेंस पर सुरु की फिगर दिखाई देती है और उसकी नजर हॉल में मौजूद सभी लोगों पर पड़ती है और वो इतने गुस्से में होती है कि कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता। और उसके हाथ में डार्क ग्रीन सेलेस्टियल सोर्ड की शीट होती है और ये सोर्ड भले ही शीट के अंदर होती है, लेकिन उससे निकलती इनविजिबल सोर्ड एनर्जी साफ महसूस हो रही होती है, जो देखकर सिया यिकाई की बॉडी में हल्की ठंडक दौड़ जाती है। और फिर वो जमीन पर गिरे डिसाइपल्स की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि उनकी इंजरी सिर्फ मामूली है, जो देखकर उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि सुरु बहुत फ्यूरियस होने के बावजूद उसने उन डिसाइपल्स को जानबूझकर सीरियसली इंजर्ड नहीं किया। लेकिन अगले ही पल सुरु की नजर सिया यिकाई पर पड़ती है, जो देखकर सिया यिकाई जबरदस्ती मुस्कुराता है और हाथ जोड़कर कहता है कि टीचर सु, आज आप टोंग तियान पीक पे कैसे आना हुआ। लेकिन सुरु उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और कोल्ड आवाज में कहती है कि ये नॉनसेंस बातें बंद करो और डाओ सुवान को बाहर बुलाओ। जो सुनकर हॉल में मौजूद लगभग 100 टोंग तियान पीक डिसाइपल्स के बीच हलचल मच जाती है। तो वही सिया यिकाई भी शॉक में पड़ जाता है और कुछ पल बाद पूछता है कि टीचर सु, आखिर हुआ क्या है, और टीचर तो कई दिनों से सिक्लूजन में है, और टीचर तियान कहाँ है, वो आपके साथ क्यों नहीं आए। लेकिन ये सुनते ही सुरु का गुस्सा बढ़ जाता है। तो वही सुरु ने सोर्ड को इतनी मजबूती से पकड़ रखा होता है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी और उसका मर्डरस ऑरा पूरे हॉल में फैलने लगता है, जो देखकर सिया यिकाई अनजाने में एक कदम पीछे हट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया। लेकिन वो जानता था कि सुरु को नाराज करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जो देखकर सुरु एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है कि डाओ सुवान को बाहर बुलाओ, मैं उससे जानना चाहती हूँ कि आखिर उसने भुई के साथ क्या किया है। जो सुनकर सिया यिकाई का चेहरा बदल जाता है और पूरे हॉल में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ एल्डर्स के कदमों की आवाज सुनाई देती है और एक बूढ़ी आवाज आती है कि जूनियर सिस्टर सु, जूनियर ब्रदर भुई को क्या हुआ है। जो सुनकर कई एल्डर्स हॉल में आ जाते हैं और उनमें सबसे आगे ब्लैक हेयर्ड एल्डर यांग और व्हाइट बियर्डेड एल्डर फैन होते हैं, जो देखकर सुरु भौहें सिकोड़ती है। लेकिन एल्डर फैन उसे देखकर कुछ बड़बड़ाता है, जो देखकर सुरु तुरंत पूछती है कि सीनियर ब्रदर फैन, क्या आप मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं। जो सुनकर एल्डर फैन घबरा जाता है और जल्दी से कहता है कि नहीं, मैं भला तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ। जो देखकर एल्डर यांग भी उसे घूरता है और एल्डर फैन तुरंत बात बदल देता है और फिर एल्डर यांग सुरु की तरफ देखकर कहता है कि जूनियर सिस्टर सु, पहले शांत हो जाओ और बताओ कि आखिर हुआ क्या है। जो सुनकर सुरु थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं होता और वो कहती है कि जो काम भुई करने से डरता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी डरूंगी। मुझे डाओ सुवान से बात करनी है, उसे अभी बुलाओ। जो सुनकर एल्डर यांग कुछ देर सोचता है और कहता है कि सेक्ट लीडर कई दिनों से सिक्लूजन में है और उन्हें बुलाना आसान नहीं है, इसलिए पहले ये बताओ कि तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आया है और जूनियर ब्रदर तियान तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। जो सुनकर सुरु का चेहरा और ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो गुस्से में कहती है क्योंकि उसे तुम लोगों ने टोंग तियान पीक पर रोक रखा है। जो सुनकर एल्डर यांग, एल्डर फैन और बाकी सभी डिसाइपल्स शॉक में पड़ जाते हैं। तो वही एल्डर यांग तुरंत कहता है कि जूनियर सिस्टर सु, ऐसी बात मत कहो। जूनियर ब्रदर तियान किन यून सेक्ट के 7 ब्रांचेस के लीडर्स में से एक है और डाओ सुवान और जेंग सुचांग के बाद उनका स्टेटस सबसे ऊंचा है और वो हमारे अपने फेलो डिसाइपल हैं, तो उन्हें भला कौन रोक सकता है। जो सुनकर सुरु स्नीर करते हुए कहती है कि हमें डाओ सुवान की सिचुएशन के बारे में पता है और भुई इसी वजह से रिस्क लेकर उससे मिलने यहाँ आया था, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं है, तो फिर मैं
किसके पास जाऊं? जो सुनकर एल्डर यांग भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन तभी एल्डर फैन सियाव यिकाई की तरफ देखकर पूछता है कि सियाव नेफ्यू, क्या तियानभुई हाल में टोंग तियान पीक आया था? जो सुनकर सियाव यिकाई कंफ्यूज्ड होकर सिर हिलाता है और कहता है कि नहीं, पिछले कई महीनों में टीचर तियान ने हमें टोंग तियान पीक आने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जो सुनकर सुरु गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ घूमने और टी पीने के लिए आया होगा? जो सुनकर एल्डर फैन चुप हो जाता है, लेकिन एल्डर यांग तुरंत सियाव यिकाई से कहता है कि फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल जाओ और सेक्ट लीडर से पूछो, और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें यहाँ लेकर आओ। जो सुनकर सियाव यिकाई सिर हिलाता है और तुरंत पीछे की तरफ चला जाता है, और उसके जाने के बाद एल्डर यांग सुरु को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और जूनियर ब्रदर तियान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और चिंता की वजह से तुम्हारा माइंड उलझ गया है, लेकिन इस तरह टोंग तियान पीक में फोर्सफुली आना थोड़ा ज्यादा हो गया। जो सुनकर सुरु कुछ देर चुप रहती है और फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि सीनियर ब्रदर यांग, अगर भुई बिल्कुल ठीक है और मैं सिर्फ बेवजह सोच रही हूँ तो किन यून सेक्ट जो पनिशमेंट देगा मैं स्वीकार कर लूंगी। जो सुनकर एल्डर यांग हाथ हिलाकर कहता है कि अरे मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन सुरु उसकी बात काटते हुए कहती है कि लेकिन अगर भुई के साथ यहाँ सच में कुछ हुआ है तो मैं सुरु, जिसे किन यून सेक्ट की एक अनफिलियल डिसाइपल कहा जाएगा, और अपने उस इंसान के लिए जस्टिस मांगूंगी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है, चाहे मेरे सामने इस किन यून सेक्ट का टोंग तियान पीक हो या फिर हमारे एंसेस्टर्स हो या खुद सेक्ट लीडर। जो सुनकर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई देती है, जिसके बाद वो अपना हाथ सोर्ड की तरफ बढ़ाती है और अचानक डार्क ग्रीन सोर्ड की एनर्जी पूरे हॉल में फैल जाती है। तो वही सोर्ड इतनी तेजी से जमीन में धंसती है कि पूरा हॉल हल्का सा कांप उठता है, और जब धूल शांत होती है तो सभी देखते हैं कि सोर्ड अपनी शीत समेत क्रिस्टल हॉल के मजबूत पत्थर के फ्लोर में धंसी हुई है, लेकिन आसपास एक भी क्रैक नहीं होता। जो देखकर एल्डर यांग बिटर स्माइल के साथ कहता है कि जूनियर सिस्टर सू, अभी सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई है और तुमने 100 साल से ज्यादा समय से सील्ड इंक स्नो तक निकाल लिया है। जो सुनकर सुरु कोल्ड आवाज में कहती है कि सीनियर ब्रदर यांग, आप जानते हैं कि भुई ने ही मुझे इंक स्नो को सील करने के लिए कहा था, और जब तक वो मेरे साथ था मुझे इसे खोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो मैं इसी इंक स्नो के साथ सेक्ट लीडर से जवाब मांगूंगी। जो सुनकर एल्डर यांग हेल्पलेस होकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारा टेम्पर अब तक नहीं बदला, लगता है जूनियर ब्रदर तियान से शादी के इतने साल बाद भी तुम वैसी ही हो। खैर, अब हमें सियाव यिकाई के वापस आने का इंतजार करना होगा। जो सुनकर सुरु कुछ नहीं कहती और एल्डर यांग के साथ जाकर बैठ जाती है, और धीरे धीरे हॉल का माहौल थोड़ा शांत होने लगता है। तो वही एल्डर यांग अभी भी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि बाकी एल्डर्स भी आसपास बैठ जाते हैं। तो दूसरी तरफ एल्डर फैन सुरु से काफी दूर जाकर एंट्रेंस के पास खड़ा हो जाता है, और उसे देखकर कुछ यंग डिसाइपल्स धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, और उनमें वो डिसाइपल्स भी होते हैं जिन्हें सुरु ने अभी जमीन पर गिराया था। लेकिन तभी एक यंग डिसाइपल धीरे से पूछता है कि टीचर सुरु यूजुअली तो बहुत जेंटल रहती है, तो फिर आज वो इतनी फियर्स क्यों है, और जब वो गुस्सा करती है तो इतनी पावरफुल कैसे हो जाती है? जो सुनकर एल्डर फैन अपनी बियर्ड हिलाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने अभी किन यून सेक्ट ज्वाइन किया है, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है, और जब वो वुमन जवान थी और अपना टेम्पर दिखाती थी तब वो कुछ भी कर सकती थी। जो सुनकर आसपास खड़े डिसाइपल्स और क्यूरियस हो जाते हैं, और एक डिसाइपल कहता है कि सच में उनके लुक्स देखकर तो लगता है कि वो अपने समय की सबसे खूबसूरत विमेन में से एक रही होंगी। जो सुनकर एल्डर फैन सीक्रेटली सुरु और एल्डर यांग की तरफ देखता है और फिर धीरे से कहता है कि हमारी जनरेशन की फीमेल डिसाइपल्स में सुरु काफी फेमस थी, बिल्कुल स्मॉल बैम्बू वैली की लुसुई की जैसी। जो सुनकर सभी डिसाइपल्स एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि एल्डर फैन क्या कहना चाहता है, और फिर एल्डर फैन एक्साइटमेंट में आगे कहता है कि शुरुआत में उसकी स्किल्स अच्छी थी, लेकिन डाओ सुवान और सीनियर ब्रदर वान जैसे टैलेंट्स उससे भी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन सुरु जवान और ब्यूटीफुल थी, और उसके पीछे ग्रेट टीचर जेन्यू का सपोर्ट था, इसलिए कोई उससे उलझना नहीं चाहता था, और वो अकेले ही किन यून सेक्ट में काफी ट्रबल क्रिएट कर देती थी। और उस समय स्मॉल बैम्बू वैली की शुई युई भी उसके जैसी ही फियर्स थी। जो सुनकर एक डिसाइपल उसे पीछे से बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर फैन बोलता ही चला जाता है, और वो बताता है कि लेकिन तियानभुई से शादी करने के बाद वो बिल्कुल दूसरी पर्सन बनकर और जेंटल हो गई थी, लेकिन शुई युई में जरा भी बदलाव नहीं आया था, और आज भी उतनी ही फियर्स है, और उसके अंडर जो लू सुईकी है वो भी बिल्कुल उसी जैसी है। लेकिन ये कहते ही एल्डर फैन अचानक रुक जाता है, और उसके सामने खड़े सभी डिसाइपल सिर झुकाकर बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। जो देखकर एल्डर फैन पीछे मुड़ता है, और उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एंट्रेंस पे मास्टर शुई युई खड़ी होती है, और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, और उसके पास वेन मिन भी खड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखों में एल्डर फैन के लिए साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। जो देखकर एल्डर फैन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। तो वही मास्टर शुई युई अंदर आती है, लेकिन एल्डर फैन को इग्नोर कर देती है। तो वहीं वेन मिन उसे घूरती रहती है, लेकिन तभी सुरु की नजर मास्टर शुई युई पर पड़ती है, और वो हैरानी से पूछती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ कैसे? जिस पर मास्टर शुई युई भौहें सिकोड़कर कहती है कि पहले मैं तुमसे पूछूंगी, तुम बिग बैम्बू वैली में नहीं हो तो यहाँ अकेली क्यों आई हो? अगर कोई बात थी तो तियानभुई को आना चाहिए था, तुम खुद क्यों आई हो? जो सुनकर सुरु कुछ बोल नहीं पाती, और उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। जो देखकर मास्टर शुई युई के दिल में बेचैनी बढ़ जाती है, और वो सुरु को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, और अब उसके चेहरे पर इतना डर देखकर उसे भी
समझ आता है कि सिचुएशन सीरियस है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन में धंसी इंक स्नो पर पड़ती है और वो और भी शॉक हो जाती है और मास्टर शुयुई कुछ और पूछ पाती। उससे पहले ही पल सियाव येकाई लगभग भागता हुआ क्रिस्टल हॉल में वापस आता है और उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट होती है जो नॉर्मली कभी दिखाई नहीं देती थी और वो घबराकर चिल्लाता है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है, जो सुनकर पूरा हॉल शॉक में जम जाता है। लेकिन ये सुनते ही सुरु को ऐसा लगता है जैसे उसके सिर के अंदर कोई एक्सप्लोजन हुआ हो। लेकिन तभी मास्टर शुयुई उसका पेल होता चेहरा देखकर उसे तुरंत पकड़ लेती है और सियाव येकाई की तरफ गुस्से में देखकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। तो वही इसके बाद किन युन सेक्ट के कई लोग घबराए हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल के सामने पहुंचते हैं तो सबके कदम शॉक में रुक जाते हैं और पूरा हॉल बुरी तरह तबाह हो चुका होता है। हर तरफ टूटी हुई लकड़ियां और डिब्री बिखरा होता है और लाल रंग का दरवाजा पूरी तरह टूट चुका होता है और उसकी जगह एक बड़ा होल दिखाई देता है और दीवारों की लगभग सारी विंडोज टूट चुकी होती है और जगह जगह बड़े बड़े होल्स बने होते हैं, जो देखकर सुरु सबसे पहले रिएक्ट करती है और बिना ये सोचे कि आखिर ऐसा हुआ सीधे अंदर भागती है, क्योंकि उसे सिर्फ तियान भुई की चिंता होती है। और मास्टर शुई युई और बाकी एल्डर्स भी उसके पीछे अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर का सीन भी बाहर से कम भयानक नहीं होता, क्योंकि स्टोन फ्लोर तक जगह जगह से टूट चुका होता है और बड़े ग्लास कंटेनर्स चकनाचूर पड़े होते हैं और सबसे सीक्रेट जगह पर रखा ऑल्टर टेबल 2 हिस्सों में टूट चुका था और किन युन सेक्ट के कई जनरेशंस के एंसेस्टर्स की मेमोरियल टैबलेट्स जमीन पर पड़ी होती है और पता ही नहीं चलता कि कितनी टैबलेट्स टूटकर कई टुकड़ों में बदल चुकी हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि वहां तियान भुई या डाओ सुवान में से कोई नहीं होता, जो देखकर सुरु का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी बॉडी तक कांपने लगती है, जो देखकर मास्टर शुई युई उसे अपनी बाहों में संभालती है और धीरे से उसे कंफर्ट करती है। जिसके बाद वो पीछे खड़े सियाव येकाई की तरफ देखकर पूछती है कि यहाँ आखिर हुआ क्या है और डाओ सुवान सीनियर ब्रदर कहाँ है, जो सुनकर सियाव येकाई भी परेशान नजर आता है और वो कहता है कि टीचर मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ और मैंने भी सिर्फ यही सब देखा है। जहाँ तक टीचर की बात है तो पिछले 1 महीने से वो लगभग रोज इसी हॉल में रिट्रीट कर रहे थे, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वे यहाँ के अलावा और कहाँ जा सकते हैं। जो सुनकर मास्टर शुयुई की चिंता और बढ़ जाती है और तभी अचानक एक हल्की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वहां मौजूद सभी एक्सपर्ट्स तुरंत उस डायरेक्शन में देखते हैं। तो वही एल्डर यांग आवाज पहचान कर कहता है कि यहाँ कोई है, जो सुनकर सुरु की आंखों में अचानक उम्मीद जागती है और वो कहती है कि भुई क्या तुम हो। लेकिन इसके बाद कुछ डिसाइपल्स भारी ऑल्टर टेबल को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कई लोगों को अपनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, लेकिन आखिरकार टेबल को पलट दिया जाता है। तब जाकर डिब्री के नीचे एक पर्सन दिखाई देता है जो दर्द से हल्की आवाज निकाल रहा होता है और सभी को उम्मीद होती है कि शायद तियान भुई मिल गया है। लेकिन पास जाकर देखने पर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो न तियान भुई होता है और न डाओ सुवान, बल्कि वो लॉन्ग शाओ वैली का डिसाइपल लिन जिंग्यू होता है, जो कुछ समय पहले हॉल में विजिल रख रहा था और उसकी आधी बॉडी खून से लाल हो चुकी थी और इंजरी काफी सीरियस होती है और वो अभी भी अनकॉन्शियस रहता है और आसपास खड़े लोगों की आवाज पर कोई रिएक्शन नहीं देता, जो देखकर सुरु की उम्मीद फिर चिंता में बदल जाती है। तो वही एल्डर यांग भी फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल की हालत देखकर बेहद सीरियस हो जाते हैं और ये किन युन सेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट प्लेसेस में से एक था और हजारों वर्षों में शायद ही कभी किसी ने इसे ऐसी हालत में देखा हो। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता ये थी कि किन युन सेक्ट के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग अचानक गायब थे और तभी एल्डर यांग सियाव येकाई से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि सेक्ट लीडर यही थे। जो सुनकर सियाव येकाई लिन जिंग्यू की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, इस पूरे समय टीचर यहीं रहते थे। जब भी मुझे उनसे गाइडेंस या कोई रिपोर्ट देनी होती थी तो मैं इसी हॉल में आता था। जो सुनकर एल्डर यांग कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी सियाव येकाई उनके पास जाकर धीमी आवाज में कहता है कि टीचर यांग, इस मैटर को ज्यादा देर तक यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। इतने जूनियर डिसाइपल्स इस डैमेज्ड सेक्रेड हॉल को देख चुके हैं, जिससे सिचुएशन और बिगड़ सकती है। तो वही टीचर सुरुन ने भी कहा था कि टीचर और बिग बैम्बू वैली के तियान भुई के बीच कोई प्राइवेट मैटर था, तो हो सकता है इसका कनेक्शन इसी जगह से हो, इसलिए पहले सभी जूनियर्स को यहाँ से भेज देना बेहतर होगा। जो सुनकर एल्डर यांग को उसकी बात समझ आती है और वो सिर हिलाकर कहते हैं कि सेक्ट लीडर हमेशा तुम पर भरोसा करते थे और सेक्ट के अफेयर्स भी अक्सर तुम ही संभालते थे, तो अब सिचुएशन के हिसाब से तुम ही डिसीजंस लो। जो सुनकर सियाव येकाई आगे बढ़ता है और सभी डिसाइपल से कहता है कि फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल पर अचानक कैटास्ट्रोफी आई है और हो सकता है कि किसी आउटसाइडर ने यहाँ इन्वेजन किया हो, इसलिए हमें यहाँ बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो टोंग तियान पीक के डिसाइपल्स में से एक को ऑर्डर देता है कि जूनियर ब्रदर तिन 10 लोगों को लेकर तुरंत फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल को चारों तरफ से सराउंड करो और किसी को अंदर मत आने देना, और अगर यहाँ कोई एनिमी छिपा हुआ हो तो तुरंत मुझे अलर्ट करना। जो सुनकर वो डिसाइपल सिर झुकाकर ऑर्डर मानता है और कुछ लोगों को लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद सियाव येकाई दूसरे डिसाइपल चांग जियान को बुलाता है और ये वही चांग जियान होता है जो सियाव फैन और बाकी डिसाइपल्स को मार्शल कंपटीशन के समय माउंटेन पर लेकर आया था और इसका बिग बैम्बू वैली के एल्डेस्ट डिसाइपल सॉन्ग डारिन से भी बैटल हुआ था। तो वही सियाव येकाई उससे कहता है कि चांग
जूनियर ब्रदर, अभी सबसे जरूरी काम टीचर को ढूंढना है और उनके वापस आने से पूरी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और यहाँ कुछ सीरियस जरूर हुआ है, लेकिन टीचर की स्ट्रेंथ ऐसी है कि कोई ऑर्डिनरी इविल डूअर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम कम से कम 150 लोगों को लेकर टोंगतियान पीक के टॉप से बॉटम तक सर्च करो और फ्रंट माउंटेन और रियर माउंटेन भी देखो, और कोई भी क्लू मिस मत करना। जो सुनकर चांग जियान समझ जाता है कि असली चिंता डाउ सुवान को ढूंढने की है, इसलिए वो बिना कोई सवाल किए लोगों को इकट्ठा करके सर्च के लिए निकल जाता है। और उसके जाने के बाद एंसेस्ट्रल हॉल काफी खाली हो जाता है। अब वहाँ सिर्फ कुछ एल्डर्स सियाव यिकाई, मास्टर शुई युई के पीछे खड़ी वेनमिन और अनकॉन्शियस लिन जिंगयू रह जाते हैं, जो देखकर सियाव यिकाई एल्डर्स के सामने झुककर कहता है कि आज किन युन सेक्ट में फिर एक बड़ी घटना हुई है और मैंने सिचुएशन के हिसाब से कुछ डिसीजंस लिए हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप सभी टीचर अंकल्स मुझे बता सकते हैं। जो सुनकर एल्डर यांग कहते हैं कि तुमने अभी अच्छा काम किया है, अब जो करना है तुम हमें बताने में हेजिटेशन मत करो। जो सुनकर सियाव यिकाई कुछ सोचकर कहता है कि अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, इसलिए सभी टीचर अंकल्स अपने अपने समिट्स पर वापस जाएं और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हर ब्रांच को पहले से तैयार रहना होगा। बस अफसोस है कि जूनियर ब्रदर लिन अभी अनकॉन्शियस है। अगर वो होश में होता तो हमें यहाँ हुई पूरी घटना का पता चल सकता था, क्योंकि वो यहाँ मौजूद अकेला पर्सन था। जो सुनकर सभी एल्डर्स सीरियस हो जाते हैं और सुरु भी मास्टर शुई युई की कंफर्ट से थोड़ी शांत हो चुकी थी और उसके मन में अब भी तियान भुई के सेफ होने की उम्मीद थी। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक लिन जिंगयू पर पड़ती है और वो चौंक कर कहती है कि एक मिनट, उसके हाथ में कुछ है। जो सुनकर सभी का ध्यान लिन जिंगयू की तरफ जाता है तो वही सियाव यिकाई तुरंत उसके पास जाता है और उसकी बॉडी को धीरे से पलटता है। लेकिन तभी पता चलता है कि लिन जिंगयू अपने राइट हैंड में एक रेक्टेंगुलर ब्लैक वुडन ऑब्जेक्ट को बेहद मजबूती से पकड़े हुए है। तो वही सियाव यिकाई उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लिन जिंगयू अनकॉन्शियस होने के बावजूद अपनी पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं करता, जो देखकर सभी बिविल्डर्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर फैन उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखकर कहते हैं कि ये तो मेमोरियल टैबलेट जैसा लग रहा है। जो सुनकर मास्टर शुई युई भी उसे देखकर कहती हैं कि हाँ, ये मेमोरियल टैबलेट ही है। तो वही काफी एफर्ट के बाद सियाव यिकाई आखिरकार लिन जिंगयू की उंगलियां खोलकर वो टैबलेट बाहर निकाल पाता है और सभी उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं, क्योंकि लिन जिंगयू ने अपनी जान की हालत खराब होने के बावजूद इसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही सब उस टैबलेट को देखते हैं तो सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि टैबलेट का आकार बाकी मेमोरियल टैबलेट्स जैसा ही होता है और उसका रंग भी ब्लैक होता है, लेकिन उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं लिखा होता। जो देखकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि किन युन सेक्ट के इस सेक्रेड एंसेस्ट्रल हॉल में ऐसी वर्डलेस टैबलेट किसकी थी, इसे एंसेस्टर्स के साथ किसने रखा था, और अगर इसे रखा ही गया था तो इसका नाम क्यों नहीं था। और सबसे मिस्टीरियस बात यह थी कि लिन जिंगयू ने इस टैबलेट को इतनी मजबूती से क्यों पकड़ा हुआ था कि अनकॉन्शियस और सीरियसली इंजर्ड होने के बाद भी उसने इसे नहीं छोड़ा। इन सवालों ने सभी के मन में मिस्ट्री पैदा कर दी थी। लेकिन इसी के साथ सिन शिफ्ट होकर सदर्न बॉर्डर के 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में मौजूद सबड्यू डेविल एंशिएंट केव पर आ जाता है और तभी एक वुमन की स्वीट लेकिन इमोशनलेस आवाज सुनाई देती है कि ताउटी, तुम लगता है तुम्हें शुरू से ही मेरे लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं रही। जो सुनकर बीस्ट गॉड हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, इसने कभी ह्यूमंस पर भरोसा नहीं किया। जो सुनकर वुमन ताना मारते हुए कहती है कि क्यों, तो क्या अब इसने मुझे ह्यूमन मान लिया है। लेकिन अगले ही पल रेड लाइट के सामने एक पुराना 3 पैरों वाला ब्रेजियर दिखाई देता है और उसके अंदर की फ्लेम अचानक तेज हो जाती है और उस फायर की रोशनी में बीस्ट गॉड बैठा दिखाई देता है और उसका चेहरा पहले जैसा मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इस बार वो बहुत पेल नजर आता है, जैसे किसी डेड पर्सन का फेस हो। और उसके पास ताउटी बैठा होता है जिसकी आंखें खुली हुई होती हैं और उसके मुंह से लगातार हैवी ब्रीदिंग निकल रही होती है। जो देखकर बीस्ट गॉड शांत एक्सप्रेशन से कहता है कि तुमने हजारों साल कल्टीवेशन सिर्फ ह्यूमन बनने के लिए की है, इसलिए मेरी बात पर खुश होना चाहिए। जो सुनकर वुमन कुछ नहीं कहती, लेकिन डार्क रेड लाइट अचानक और तेज हो जाती है। जो देखकर ताउटी फिर अलर्ट होकर ग्राउल करता है और धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी बीस्ट गॉड अपना हाथ बढ़ाकर उसके हेड पर प्यार से थपथपाता है और ताउटी तुरंत शांत हो जाता है। इसके बाद बीस्ट गॉड उस रेड लाइट की तरफ देखता है जो धीरे धीरे उसके करीब आती है और आखिरकार उसके सामने एक आई की तरह रुक जाती है। जो देखकर बीस्ट गॉड हंसता है और कहता है कि हमारी फ्रेंडशिप 1000 साल पुरानी है। भले ही हम स्वॉन फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन ओल्ड फ्रेंड्स तो हैं और इस समय मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ, फिर भी तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो। जो सुनकर डार्क रेड लाइट कुछ बार पल्स करती है और फिर अचानक तेज आवाज के साथ पीछे हट जाती है और वो ब्रेजियर के पास से इतनी तेजी से गुजरती है कि कुछ पल के लिए फायर भी दब जाती है। लेकिन वो वुमन कोल्ड में कहती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा ताउटी मुझ पर भरोसा नहीं करता। जो सुनकर बीस्ट गॉड अंधेरे की तरफ देखकर हंसता है और कहता है कि बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि जब हमारे बीच कोई म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है तो तुमने मेरी हेल्प क्यों की। जो सुनकर वुमन कहती है क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए वो अब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। जो सुनकर बीस्ट गॉड मुस्कुराता है और स्टोन वॉल्स और फ्लोर पर बने अजीब ड्राइंग्स की तरफ देखते हुए कहता है कि सिर्फ इन अगली ड्राइंग्स की वजह से। ये कहते हुए उसके चेहरे की थकान और गहरी हो जाती है। लेकिन तभी ब्रेजियर की फायर अचानक भड़क उठती है
लेकिन बीस्ट गॉड, ताउटी और अंधेरे में छिपी वो मिस्टीरियस वुमन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते और धीरे धीरे फ्लेम्स का आकार बदलने लगता है, जो देखकर वुमन धीमी आवाज में कहती है कि मैंने जो याद रखा था वो यही अगली ड्राइंग्स थी। तो क्या इन्हीं ड्राइंग्स की वजह से तुम काउंटलेस ईयर्स तक यहाँ कैद रहे? जो सुनकर बीस्ट गॉड के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आती है जिसे देखकर समझना मुश्किल होता है कि वो दर्द में हंस रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है या किसी पुराने रहस्य पर स्नीर कर रहा है। लेकिन तभी चारों ड्राइंग्स अलग अलग सैवेज डेटीज जैसी दिखाई देती हैं और इसके कुछ ही पल बाद ब्रेजियर के ऊपर दोनों स्टोन वॉल्स पर बने 4 और ड्राइंग्स भी चमक उठते हैं और ये वही 8 स्टोन कार्विंग्स थी जिन्हें सिया फैन ने पहले फैनशियांग वैली के इन्फर्नो ऑल्टर में देखा था और ये वही 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन थी। लेकिन तभी अंधेरे में मौजूद लेडी हल्की सी हंसकर कहती है कि तुम्हारी पावर सच में इतनी कम है या तुम जानबूझकर प्रिटेंड कर रहे हो। इन्फर्नो मिरर से ये फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हुई है और तुम्हारे रेजरेक्ट होने के समय इसे डैमेज भी हुआ था, लेकिन इसकी पावर इतनी कम नहीं हो सकती। जो सुनकर बीस्ट गॉड शांत होकर कहता है कि जब तुम मुझसे इतनी वैरी हो तो फिर तुमने मुझे बचाया ही क्यों? जो सुनकर लेडी कहती है कि पहली वजह ये एंशिएंट शमन ट्राइब से मिली एनिग्मा फॉर्मेशन है और दूसरी वजह यून ओल्ड मैन है और उसका नकली अच्छा बनने का एक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सुनकर बीस्ट गॉड हल्का मुस्कुराता है और कहता है कि यून यिलान ने अपना वादा तोड़ा है, लेकिन मैंने उस पर कभी भरोसा किया ही नहीं था और अगर उस दिन किन यून हिल पर मैं जीत जाता तो वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता और किसी कमजोर पड़े इंसान पर अटैक करना आखिर ज्यादातर लोगों की आदत होती है। जो सुनकर लेडी कहती है कि बस अफसोस की बात यह है कि उसे अभी तक पता नहीं है कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम अनकिलेबल हो। जो सुनकर बीस्ट गॉड की नजर और गहरी हो जाती है और वो फायर के पीछे फैले अंधेरे को देखते हुए पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अनकिलेबल हूँ? अगर मैं अभी कह दूं कि मुझे मारा जा सकता है तो तुम क्या सोचोगी? जो सुनकर लेडी अचानक शांत हो जाती है और पूरी केव में सिर्फ फायर के जलने की आवाज रह जाती है और कुछ देर बाद बीस्ट गॉड पूछता है कि आज तक हमें एक दूसरे को जानते हुए कितने साल हो गए? जिस पर काफी देर बाद लेडी जवाब देती है कि याद नहीं, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब मैंने अभी कल्टीवेशन हासिल की थी और गलती से इस जगह पहुंच गई थी, लेकिन एक बात आज भी समझ नहीं आई, उस समय तुमने मेरे साथ अलग व्यवहार क्यों किया था? जो सुनकर बीस्ट गॉड हल्का मुस्कुराता है और कहता है कि उस समय मैं ह्यूमन नहीं था, लेकिन अकेलापन मैं भी सहन नहीं कर सकता था। जो सुनकर लेडी हैरान होकर कहती है कि आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की। जो सुनकर बीस्ट गॉड को तेज खांसी आती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की स्माइल रहती है और वो कहता है कि क्या तुमने कभी किसी डाइंग पर्सन को देखा है जो आखिरी समय तक पहले जैसा ही रहे? जो सुनकर लेडी तुरंत कहती है कि लेकिन तुम ह्यूमन नहीं हो। जो सुनकर बीस्ट गॉड शांत होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ? जिस पर लेडी सॉफ्टली पूछती है कि तुमने अपने साथ आखिर क्या किया है? जो सुनकर बीस्ट गॉड कोई जवाब नहीं देता, वो अपना राइट हैंड उठाता है और फायर की रोशनी में उसकी रिस्ट की स्किन फीकी और ग्रे दिखाई देती है और उसके अंदर एक डार्क रेड वेन नजर आती है। तो वही बीस्ट गॉड उस वेन को देखता है और रिस्ट पर हल्का सा टच करता है और अगले ही पल वहां वुंड बनता है और उससे फ्रेश रेड ब्लड की एक बूंद निकल आती है। जो देखकर लेडी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम ह्यूमन बन गए हो। जो सुनकर बीस्ट गॉड बस हल्की और भारी स्माइल देता है। जो देखकर लेडी हंसने लगती है और कहती है कि अब समझ आया, तुम हेवन एंड अर्थ की विशेष एनर्जीज से बने थे, इसलिए तुम्हें इमॉर्टल होना चाहिए था। लेकिन फिर किन यून हिल पर जूसियान सोर्ड से तुम्हें इतनी हैवी इंजरी कैसे हुई? तो तुम उस स्पीसीज में बदल गए जिससे तुम हमेशा दूर रहते थे, तुम ह्यूमन बन गए। जो सुनकर बीस्ट गॉड अपनी रिस्ट से निकलते ब्लड को देखता है और धीमी आवाज में कहता है कि मैंने कभी ह्यूमन से नफरत नहीं की। इस दुनिया में मेरी एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस आखिर ह्यूमंस की वजह से ही तो आई थी। जो सुनकर लेडी हैरान होकर पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? जिस पर बीस्ट गॉड फायर की तरफ देखते हुए अपने अतीत में लौट जाता है और वो कहता है जब मुझे पहली बार कॉन्शियसनेस मिली थी तो मैंने सबसे पहले उसे देखा था और उस समय मेरी कोई बॉडी नहीं थी और वो गर्ल मुझे देख रही थी और समय बीतने के साथ मेरा फॉर्म बनने लगा और मुझे पता चला कि वो ह्यूमन थी। वो शमन ट्राइब की लेडी थी और उसका नाम लिंग लॉन्ग था। जो सुनकर ताउटी हल्का ग्राउल करता है तो वही बीस्ट गॉड उसके सिर पर हाथ फेरता है और ताउटी शांत हो जाता है। तो वही अंधेरे में मौजूद लेडी भी शांत रहती है, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि 10,000 साल पुराना सीक्रेट अब सामने आने वाला है। तो वही बीस्ट गॉड की आंखों में टेंडरनेस आ जाती है और वो कहता है कि लिंग लॉन्ग ने अपनी शमन मिस्टीरियस पावर से सदर्न बॉर्डर की हेवन एंड अर्थ विशेष एनर्जीज को एब्जॉर्ब किया था और उसकी एसेंस निकालकर उसी से मुझे बनाया था। और फिर वो कहता है कि शमन ट्राइब के जिन सो कॉल्ड हीरोज ने लिंग लॉन्ग के साथ मिलकर मुझे डिस्ट्रॉय करने की कसम खाई थी, अगर उन्हें पता चलता कि जिसे वो खत्म करना चाहते हैं उसे उनकी रिवियर्ड लेडी ने खुद बनाया है तो पता नहीं उन्हें कैसा लगता। लेकिन मैंने लिंग लॉन्ग से कई बार पूछा था कि उसने मुझे क्यों बनाया, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। आखिरकार मुझे समझ आया था कि उसके पीछे सिर्फ 2 शब्द थे। जो सुनकर लेडी पूछती है कि क्या? जिस पर बीस्ट गॉड जवाब देता है कि इमॉर्टैलिटी। जो सुनकर लेडी हैरान होकर कहती है कि इमॉर्टैलिटी। जिस पर बीस्ट गॉड कहता है कि हाँ, उस समय लिंग लॉन्ग की शमन पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सकता था, लेकिन इमॉर्टैलिटी का रहस्य हेवन लॉस का हिस्सा था और वो भी उसे समझ नहीं पाई थी। इसलिए उसने एक ऐसा तरीका चुना जो ह्यूमन नहीं था, क्योंकि ह्यूमंस की लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है, लेकिन हेवन एंड अर्थ से बनी चीजें लंबे समय तक रहती हैं। और इसी आइडिया से उसने रिसर्च शुरू की और आखिरकार मुझे बना दिया। जो सुनकर लेडी सॉफ्टली कहती है कि वो सच में रिमार्केबल थी। जिस पर बीस्ट गॉड हल्की स्माइल के साथ कहता है कि हाँ,
जब मैं इस दुनिया में आया था तब सबसे पहले मैंने उसे देखा था, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक मेरी पूरी दुनिया सिर्फ लिंग लॉन्ग थी। और धीरे धीरे मेरा फॉर्म बनने लगा, क्योंकि मेरा कोर हेवन एंड अर्थ की विशेष एनर्जीज से बना था, इसलिए मैं आसपास की एनर्जीज अब्सॉर्ब करके स्ट्रॉन्गर होता गया। लेकिन जैसे जैसे मेरी पावर बढ़ती गई तो वही लिंग लॉन्ग मुझसे दूर होती गई, और जब मेरी पावर उसकी पावर के बराबर पहुंच गई थी, उस दिन के बाद उसने मुझे देखकर कभी स्माइल नहीं की। जो सुनकर लेडी कुछ नहीं कहती, तो वही बीस्ट गॉड आगे कहता है कि मैं कंफ्यूज था, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी पावर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही थी, लेकिन मेरे लिए पावर का कोई मतलब नहीं था, मैं बस उसके साथ रहना चाहता था। जो सुनकर लेडी कहती है कि तो तुमने उसे बता दिया होता, जिस पर बीस्ट गॉड हल्की स्माइल के साथ कहता है कि मैंने बताया था, कई बार बताया था, लेकिन उसने मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं किया। इसके बाद बीस्ट गॉड अपने अतीत को याद करते हुए कहता है कि एक दिन मैं उस घर में रहकर थक गया जहाँ सिर्फ लिंग लॉन्ग थी। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता था, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक वापस नहीं आई, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं मानी और बाहर निकल आया। लेकिन बाहर बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो सब डरकर भागने लगे, और मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझसे क्यों डर रहे हैं। लेकिन फिर मैं घबरा हुआ था और मेरे अंदर की विशेष एनर्जी बाहर निकल गई। लेकिन तभी कुछ वॉरियर्स वहां पहुंच गए और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया, और मैं सिर्फ अपने बचाव में पीछे हटता रहा। और मैं फाइट नहीं करना चाहता था, मैं बस बाहर की दुनिया देखना चाहता था, और मैं लिंग लॉन्ग के पास लौटना चाहता था। और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और आखिरकार गलती से मैंने पहले एक वॉरियर को मार दिया। ये कहते हुए बीस्ट गॉड की आवाज धीमी हो जाती है, और वो आगे कहता है कि वो यंग वॉरियर मेरे हाथ से लटक रहा था और उसकी बॉडी से फ्रेश ब्लड बह रहा था, और मैं खुद शॉक में था। लेकिन ये देखकर बाकी वॉरियर्स और भी विशेष हो गए थे, और पहली बार ब्लड देखने से मेरी बॉडी में कुछ बदल गया। मेरे अंदर किलिंग इंपल्स जाग उठा, और मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, जिसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया। जो सुनकर केव में भारी सन्नाटा छा जाता है। तो वही बीस्ट गॉड कहता है कि जब मैं ब्लड पूल के बीच खड़ा था तब जाकर मुझे होश आया, और तभी मैंने देखा कि दूर बहुत सारे लोगों के बीच लिंग लॉन्ग वापस आ रही थी, और उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा पेल पड़ गया। और ये देखकर मैं डर गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी गलती क्या थी। लेकिन फिर लिंग लॉन्ग ने खुद मुझ पर अटैक किया, और मैंने कोई रिटेलिएशन नहीं किया था, क्योंकि मैं उसे समझाना चाहता था कि अब मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा, मैं उसी घर में रहकर हमेशा उसके साथ रहूंगा। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, और मेरी स्किल्स ऑर्डिनरी वॉरियर्स जैसी नहीं थी, इसलिए जल्द ही मेरी बॉडी घायल हो गई। लेकिन मेरी वुंड्स आसपास की एनर्जीज अब्सॉर्ब करके खुद रिकवर हो जाती थी, और हर बार लिंग लॉन्ग मुझ पर अटैक करती थी तो मेरी पावर और तेजी से बढ़ती जाती थी। और आखिरकार उसे भी ये समझ आ गया था, और उसके चेहरे से सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। जो कहते हुए बीस्ट गॉड की आंखों में पुराना दर्द लौट आता है, और वो कहता है कि मुझे एहसास हुआ कि लिंग लॉन्ग सच में मुझसे नफरत करने लगी थी, और वो अलग अलग शमन पावर से मुझ पर अटैक करती रही। लेकिन मेरी बॉडी इमॉर्टल थी, लेकिन मेरा हार्ट दर्द से टूट रहा था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। और रास्ते में जो भी इंसान मुझे देखता वो डर जाता। लेकिन तभी मुझे समझ आया कि उस समय ऑर्डिनरी ह्यूमंस के लिए मेरा अपीयरेंस कितना टेरिफाइंग था। ये कहते हुए वो ताउटी के सिर पर हाथ फेरकर कहता है कि उस समय मैं इससे भी ज्यादा अगली दिखता था, और लिंग लॉन्ग को छोड़ने के बाद में 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में भाग गया था, और कुछ समय बाद मुझे ये केव मिली थी। लेकिन मेरा मन अब भी लिंग लॉन्ग के पास लौटना चाहता था, और आखिरकार मैं वापस गया। लेकिन वहां मेरा स्वागत एक भयानक फॉर्मेशन ने किया। और फिर बीस्ट गॉड आगे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतनी टेरिबल पावर भी हो सकती है। और लिंग लॉन्ग ने इन्फर्नो मिरर की पावर से 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन बनाई थी, और 8 वाइल्ड फायर ड्रैगन्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, और उन फ्लेम्स में मेरा पूरा फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गया था। और मैं बार बार लिंग लॉन्ग को समझाता रहा था कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, और आखिरकार मैं हार कर इस केव में भाग आया। और यहाँ की हेवन एंड अर्थ विशेष करंट से मेरी बॉडी जल्दी रिकवर होने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा लिंग लॉन्ग के पास जाने वाला था, वो 7 वॉरियर्स के साथ मेरे पीछे इस केव तक आ गई। और मुझे पता था कि मुझे सबसे अच्छी तरह वही समझ सकती थी, क्योंकि मुझे बनाया ही उसने था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। और इस बार उसने कहा कि गलती उसकी थी, मुझे मॉन्स्टर की तरह बनाना उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मेरे अंदर किलिंग इंपल्स जन्म से था, और अगर मैं इस दुनिया में रहता हूँ तो लोगों के लिए कैटास्ट्रोफी बन जाऊंगा। लेकिन मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और मुझे सिर्फ उसके साथ रहना है। लेकिन उसने कहा था कि उसे मेरी बात पर भरोसा है, और वो खुद भी मेरे साथ रहना चाहती है। लेकिन फिर उसने पूछा कि अगर मैं मर गई तो क्या होगा। लेकिन ये सुनकर मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया था। मैं इमॉर्टल था, इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि लिंग लॉन्ग मर सकती है। मुझे आज भी उसका पेल फेस और आंसुओं से भरी आंखें याद हैं। इसके बाद उसने फिर 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन एक्टिवेट की और मुझे आग में कैद कर दिया, और उसने मेरी बॉडी दोबारा डिस्ट्रॉय कर दी थी। लेकिन मेरी मूल विशेष करंट्स को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकी, और फॉर्मेशन के बाद लिंग लॉन्ग भी बुरी तरह घायल हो गई थी। और मैं फ्लेम्स के बीच भी उससे पूछता रहा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, और उसने इसी केव में फॉर्मेशन बना दिया और मुझे दिन रात जलाती रही। और जब भी मेरी पावर
रिकवर होती तो फ्लेम्स उसे फिर डिस्ट्रॉय कर देती। और आखिरकार एक दिन उसने पूछा कि मेरी कोई विश है या नहीं, लेकिन मेरी कौन सी विश हो सकती थी? मेरी पूरी विश सिर्फ लिंग लॉन्ग के साथ रहना थी। इसलिए मैंने उससे पूछा कि मैं उसके साथ क्यों नहीं रह सकता हूँ, जिस पर लिंग लॉन्ग ने सिर झुकाकर कहा था क्योंकि मैं ह्यूमन नहीं था और इसलिए हम कभी साथ नहीं रह सकते थे। जिस पर मैंने कहा था कि तो फिर तुम मुझे ह्यूमन बना दो। जो सुनकर लेडी पूछती है कि फिर क्या हुआ, जिस पर बीस्ट गॉड धीमी आवाज में कहता है कि वो स्टन्ड हो गई थी। उसने फिर फॉर्मेशन रोक दी और मेरे पास आ गई और फिर उसने कहा था कि उसने मुझे लेट डाउन किया है। इसके बाद उसने एक लंबी शमन इनकेंटेशन शुरू की और फिर उसने नाइफ निकाला और अपनी ही बॉडी को काटना शुरू कर दिया। जो सुनकर लेडी शॉक होकर पूछती है कि क्या, जिस पर बीस्ट गॉड कहता है कि हाँ, और उस समय मैं डर गया था। तो वही लिंग लॉन्ग ने अपने फ्लैश और बोन से एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाया और उसमें मुझे रख दिया। तो वही उसकी इनकेंटेशन तेज होती गई और धीरे धीरे मेरा कॉन्शियसनेस उस बॉडी में मर्ज होने लगा था। और फिर उसने बताया था कि ये आखिरी चीज है जो वो मेरे लिए कर सकती है, और अगर फ्यूचर में कोई 5 होली वेपन्स इकट्ठे करके इस बॉडी में रखेगा तो मैं रेजरेक्ट हो सकता हूँ। लेकिन रेजरेक्ट होने के बाद मैं पूरी तरह ह्यूमन में बदल जाऊंगा और इसलिए मैं इमॉर्टल नहीं रहूंगा। ये कहते हुए बीस्ट गॉड की आवाज भारी हो जाती है और लिंग लॉन्ग ने कहा था कि इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए उसने हेवन लॉज को तोड़ा है और मेरे जैसा मॉन्स्टर बनाया था और फिर मेरे साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाया जो सही नहीं था और मेरी वजह से बहुत सारे लोग मरे और कॉमन पीपल को बार बार कैटास्ट्रोफी झेलनी पड़ी और उसने अपने ही हाथों से मुझे चोट पहुंचाई। और आखिरी बार जब मैंने उसकी आवाज सुनी थी तब उसने कहा था, मैं हमेशा यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। जो सुनकर केव में फिर सन्नाटा छा जाता है। तो वही बीस्ट गॉड कहता है कि उस समय मैं उसके उन शब्दों को समझ नहीं पाया था, लेकिन 10,000 साल बाद जब मैं रेजरेक्ट होकर इस केव के एंट्रेंस पर वापस आया तब मैंने उसे देखा, एक ह्यूमन स्टैचू जो सालों तक बारिश, तूफान, धूप और कोल्ड सहती रही थी, लेकिन फिर भी केव के अंदर मेरी तरफ देख रही थी। फिर मैंने उसे गले लगाया था और तभी मुझे समझ आया था कि उसने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।